फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे? फिलहाल डोमेन पेडागोजी में पढ़ रहे थे टीचिंग मेथड्स। इसमें हम लोग पहले जनरल टीचिंग मेथड्स पढ़ चुके थे, उसके बाद कंप्यूटर टीचिंग मेथड पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मॉडर्न आईसीटी बेस्ड मेथड। जो आज के टाइम में मॉडर्न आईसीटी बेस्ड मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको कहूँगी कि ये क्लासेस सारी आपस में कनेक्ट है। जो जितनी भी पिछली वीडियो मैंने अपलोड करी हैं उनको सभी को आप ज़रूर देखना। उनको नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो पहले पिछली वाली वीडियो कंप्लीट करके तभी इन वीडियोस को देखना और अच्छे से पढ़ो। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम में हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट भी आएगा? देखो भाई, जितना मुझे पता है कंप्यूटर सब्जेक्ट तो आएगा ही। आपके जब सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए ना। उसमें आपको सब्जेक्ट आएगा तभी तो आप उसे पढ़ा पाओगे आगे क्लास में। तो कंप्यूटर की बेसिक्स जो मैं कहूँगी कि जितना आपका सिलेबस में कंप्यूटर दिया हुआ है वो तो आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए। वही एटलीस्ट क्या, वही ही आना चाहिए, इनफ है। उसको एक बार आप कंप्लीट कर लो। मोटा मोटा तो कर लो ना, ज़्यादा नहीं, पर लेकिन आपको थोड़े बहुत तो फंक्शंस पता होने चाहिए। उसको नहीं स्किप करना है, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद है हम पांचवा मेथड पढ़ेंगे मॉडर्न आईसीटी बेस्ड मेथड। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में जैसे कि स्टूडेंट कैसे लर्न करते हैं थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। जब हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की ही बात करेंगे, जो कंप्यूटर से असिस्टेड हैं उनसे जो हमारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट मटेरियल, एक्सरसाइजेज एंड फीडबैक। दूसरा है इंक्लूड्स ट्यूटोरियल, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिमुलेशंस एंड गेम्स। इसके थ्रू भी हम पढ़ा सकते हैं बच्चे को। जैसे गेम्स हैं, आप लोग टाइपिंग आप लोगों ने करी हो तो आप लोगों को पता होगा कि गेम के थ्रू भी एक टाइपिंग ऐसे गेम होती हैं। उसमें ऐसे बच्चा इस पे ई लिखा है, मान लो A B, तो उसमें बच्चा जैसे ही इसको प्रेस करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पे आएगा। जैसे ही बच्चा रोंग की प्रेस करेगा तो उस पर क्रॉस आ जाता है। तो ऐसे ट्यूटोरियल्स के थ्रू, सिमुलेशंस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू, गेम्स के थ्रू बच्चे को हम पढ़ना सिखाते हैं और बच्चा क्या सीखता है इससे। तो ये सारे क्या हैं, हमारे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी? इंडिविजुअलाइज्ड पेस ऑफ लर्निंग। इंडिविजुअलाइज्ड पेस ऑफ लर्निंग को एनहेंस करता है। साथ के साथ फीडबैक मिलता है हमें। अगर बच्चे ने गलत बटन दबा दिया तो साथ के साथ मिल गया ना हमें फीडबैक। तो एनहेंसेस मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। मोटिवेशन भी बच्चे की बढ़ाता है, एंगेजमेंट बच्चे की ज़्यादा होती है। ऐसे लिमिटेशंस क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब लैब सेटअप करनी है पूरी कंप्लीट, उसमें अगर कंप्यूटर लगाने तो हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट तो आई गई ना। मे रिड्यूस टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो इसमें स्टूडेंट की और टीचर की इंटरेक्शन क्या है वो भी कम हो जाती है। कैसे कम होती है? अब बच्चा टाइपिंग आपने सॉफ्टवेयर खोल के दे दिया उसे, बच्चा खुद से टाइप कर रहा है ना, उसमें आपके क्या इन्वॉल्वमेंट रह गई? फिर कुछ भी नहीं। तो बच्चा खुद से कर रहा है उसमें, तो इससे क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, इसके नुकसान है। सेकेंड मेथड आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड जैसे जब कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे मैक्सिमम क्लासेस जूम पे चलती थी, ऑनलाइन चलती थी, लाइव चलती थी। तो वो क्या था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड, जिसमें बच्चे के साथ लाइव वीडियो सेशन चलता है और कनेक्टिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिमोटली। जब बच्चे और टीचर क्या हैं दूर दूर बैठे हों तो उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। बेनिफिट क्या होते हैं इसमें? ट्रैवल और टाइम को भी बचाता है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कई फैकल्टी जैसे काफ़ी अच्छी होती है, जो अपने सब्जेक्ट में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अब वो फैकल्टी हमारी रह रही है चेन्नई में, लेकिन उसे पढ़ाना है दिल्ली से आई रिक्वायरमेंट कि हमारे कॉलेज में पढ़ा दो भाई। तो उसमें फिर क्या होगा कि वो तो कहेगा कि मैं तो ट्रैवल नहीं कर सकता इतना ना, मैं आने के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस मोड में हम फिर इस सिनेरियो में क्या हम प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है आप ऑनलाइन पढ़ा दो। तो इससे क्या होता है, ट्रैवल और टाइम भी बचता है। अलाउ गेस्ट लेक्चरर्स एंड कोलेबोरेशन, वही सेम एग्जांपल जो मैंने दिया है। यूजफुल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी यूजफुल है। देन थर्ड आता है फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग में कुछ नहीं है, सिंपल है
कि बच्चा घर से आपने पहले से उसे रिकॉर्डेड वीडियो दे दी, थ्योरी पार्ट वो घर से पढ़ के आ रहा है और क्लास में आप उसे क्या करवा रहे हो, प्रैक्टिस करवा रहे हो, प्रैक्टिकल करवा रहे हो, कोडिंग करवा रहे हो, डिस्कशन करवा रहे हो और डाउट सोल्व करवा रहे हो। एडवांटेजेस क्या क्या होंगी, एनकरेजेस एक्टिव लर्निंग, बच्चे की एक्टिव लर्निंग एनकरेज होगी। टीचर कैन गिव इंडिविजुअल सपोर्ट, टीचर अलग अलग बच्चे को अलग अलग सपोर्ट कर सकता है। इंक्रीज क्लासरूम एंगेजमेंट, क्लासरूम की एंगेजमेंट भी इस चीज़ में क्या होती है, बढ़ती है। उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि कई सारे बच्चे 2-4 ग्रुप बना दो, 2-4-6 बच्चों का जितने भी, वो एक ही सेम टास्क पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। प्रमोट्स टीम वर्क, टीम वर्क प्रमोट हो रहा है, पीयर लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, बिल्ड्स इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। एनकरेजेस रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स आइडियाज़, अलग अलग जो हमारे अलग अलग आइडियाज़ हैं उनको एनकरेज करता है। अब 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में किसी का माइंड कुछ अलग काम कर रहा है, किसी का कुछ अलग, किसी का कुछ अलग, किसी का कुछ अलग, तो मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसमें अलग अलग आइडियाज़ आए ना, तो अलग अलग आइडियाज़ को क्या करता है, इकट्ठा करता है। देन सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स एंड कोडिंग असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और कोडिंग असाइनमेंट्स के लिए सूटेबल है ये। प्रोजेक्ट वर्क होता है, जब हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं बच्चे को, 4-4 5-5 ग्रुप बना करके देते हैं ना, तो सूटेबल उसी में रहता है। ब्रेन बेस्ड लर्निंग, अगला आता है ब्रेन बेस्ड लर्निंग। ब्रेन बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा टीचिंग डिज़ाइन बेस्ड ऑन हाउ द ब्रेन नेचुरली लर्न्स बेस्ट, इसमें इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चा नेचुरली बहुत अच्छा लर्न कर सके। प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इसके, क्रिएट रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग एनवायरनमेंट, बच्चे के लिए रियलिस्टिक और एंगेजिंग एनवायरनमेंट होता है। मेंटेन रिलैक्स्ड अलर्टनेस, मेंटेन रिलैक्स्ड अलर्टनेस, इसमें क्या होता है कि बच्चा डरता नहीं है बल्कि वो उस टास्क को एज चैलेंज लेता है। आप बच्चे को आप कहो कि मुझे आप एक प्रोग्राम बना करके दिखाओ रेक्टेंगल का एरिया, तो उसमें बच्चा खुद से दिमाग लगाएगा ना, उसमें बच्चे को डराना नहीं होता, बच्चे को उस एक चैलेंज की तरह देना होता है कि इसको आप कर सकते हो, दिखाओ मुझे करके। देन आता है एनकरेज रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन और एप्लीकेशन को क्या करता है, एनकरेज करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ मेथड। इसमें क्या क्या होता है, नेचर ऑफ कंटेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद एज, इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये जो सारा है जितने भी फैक्टर हैं डिपेंड करता है ना कि बच्चे की एज क्या है। बच्चा ऐसा तो नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास का बच्चा उसे पाइथन कहोगी पाइथन में कोड लिख के दिखा, तो एज भी बहुत मैटर करती है, इंटेलिजेंस भी बहुत मैटर करती है। अब कोई बच्चा हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहा और आप उसे कोडिंग के लिए कह रहे हो तो मुश्किल है ना थोड़ा सा टास्क। इंटरेस्ट पे भी बात होती है बच्चे की बहुत, कि बच्चे का इंटरेस्ट कितना है। जैसे मेरे स्कूल में एक 7th क्लास का बच्चा है, वो मुझे आके पूछता है कि मैम आप पाइथन सिखाते हो 11th-12th क्लास में, मैम सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है उस पर। तो ऐसे भी बच्चे काफ़ी क्यूरियस होते हैं, तो बच्चे के इंटरेस्ट पे भी बहुत चीज़ें डेवलप डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट टाइम अवेलेबल, टाइम की भी बहुत मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज, तो टीचिंग एड्स भी प्रॉपर होने चाहिए, रिसोर्सेज भी प्रॉपर होने चाहिए। अब स्कूल में कंप्यूटर ही नहीं तो बच्चों को कैसे कंप्यूटर सिखाओगे। टीचर्स स्किल एंड एक्सपीरियंस, टीचर का स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। अब टीचर को आता ही ना हो कि क्या होती है पाइथन, तो कैसे सिखाएगा बच्चे को पाइथन। नेक्स्ट है साइज ऑफ क्लास एंड लैब फैसिलिटी, साइज ऑफ क्लास और लैब फैसिलिटी पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद देखो ये पूरी टेबल दी हुई है, ये पूरा हमने लास्ट जो प्रीवियस क्लासेज है उनमें पढ़ा है, सारे एक ही टेबल में दिए हुए हैं। कौन कौन से मेथड से, टीचिंग मेथड से, उनको एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला आएगा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड है जो, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। ये टीचर का रोल क्या होता है, टीचर उसमें स्पीकर बात करता है। और स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट का रोल क्या होता है, लिसनर, स्टूडेंट सिर्फ सुनता है। और किसके लिए अच्छा है ये, थ्योरी और हिस्ट्री के लिए। पिछली क्लासेस को जरूर देखो तभी आपको ये समझ में आएगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। लेक्चर डेमो मेथड, लेक्चर डेमो मेथड में क्या होता है, ये इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की ही मिक्स्ड पार्टिसिपेशन होती है। एक्सप्लेनर, टीचर का रोल क्या होता है, एक्सप्लेनर होता है, टीचर डिमॉन्स्ट्रेटर होता है। स्टूडेंट का रोल क्या होता है, सिंटेक्स, कोड, एग्जीक्यूशन, ये सब क्या करता है, स्टूडेंट इनको एग्जीक्यूट करता है। किसके लिए बेस्ट सूटेड है ये,
सॉरी, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, मैं आपको करेक्ट करवा देती हूँ इसे। स्टूडेंट का रोल क्या होता है इसमें? स्टूडेंट होता है ऑब्जर्वर। और ये किसके लिए सूटेबल है? कोडिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, है ना। उसके बाद लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड कौन सा है? इसमें किस तरीके का है ये? लर्नर सेंटर्ड। और टीचर इसमें किस चीज़ का रोल प्ले करता है? गाइड का। और स्टूडेंट का रोल क्या होता है? एक्टिव डूअर। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या, जैसे प्रोग्रामिंग, एक्सपेरिमेंट्स, ये सब। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या होता है? प्रोजेक्ट लर्नर सेंटर्ड होता है ये भी। टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटर का। और इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं? रियल लाइफ टास्क। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया एक, उसमें ये किस पे बेस्ड है? लर्नर सेंटर्ड। और इसमें टीचर एज कोच काम करेगा, स्टूडेंट एज एनालिस्ट। और एग्जाम्पल क्या क्या है? एल्गोरिदम्स एंड लॉजिक्स। उसके बाद कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, इसमें किस टाइप का है? ICT बेस्ड। और इसमें जो टीचर है वो प्रोग्रामर और डिज़ाइनर का रोल प्ले करेगा, और जो स्टूडेंट है वो सेल्फ लर्नर का। और इसका एग्जांपल क्या क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट प्लान एंड ईयर प्लान। ठीक है गाइज, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी आप लोगों के साथ। इसके दो अलग अलग यूनिट प्लान और ईयर प्लान के अलग अलग वीडियोज़ मैं बनाऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये जो पिछली वीडियोज़ हैं और ये सारा कंप्लीट करो। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय।